Yes, very good morning, students. From last 1 week, our very important topic is going on, the new economic policy, and I have discussed about the three issues of new economic policy along with you, liberalization, privatization, and globalizations. And I have highlight all the aspects of this issue. And today I am the last point of this chapter. It's what are the impact of LPG, what are the impact of new economic policy इन अवर इकोनॉमी, क्या इसका असर रहा हमारी अर्थव्यवस्था में इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। ये आज का हमारा अंतिम छोर है इस चैप्टर का बच्चों। तो सबसे पहले जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या इम्पैक्ट रहे हमारी इकोनॉमी में, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो मेरिट्स ऑफ एलपीजी, देखिए जब भी कोई भी प्रोग्राम सरकार शुरू करती है तो उसका एक असेसमेंट किया जाता है कि इसका क्या असर रहा, इन 20 सालों में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या असर हुआ, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट है बच्चों वाइब्रेंट इकोनॉमी। देखिए आफ्टर अडोप्टिंग द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी our economy vibrant rapidly. As a figure shown by the government of India, our GDP growth was per annum 8% increase per annum, our GDP growth after adopting the liberalization policy. So our economy vibrant in all the areas. Per capita income, GDP, and all the national income increased rapidly, stimulated to industrial productions. It is stimulated to industrial production. After new economic policy, our industrial production increased rapidly. And number third is check of fiscal deficit. Fiscal deficit is a very big problem for an economy. When the revenue is less than the expenditure, its situation we call the fiscal deficits. After 1991, the fiscal deficit decreased rapidly from 8.5% to 3.5%. हमारा जो स्फीतिक अंतराल है वो घटा है बच्चों 8.5% से 3.5% तक, जो एक अच्छी स्थिति है। इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर एन इकोनॉमी। इसके बाद है अ चेक ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो बहुत ज़्यादा होता था अब वो बहुत लिमिटेड है, 3.4% रहा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वी हैव कंट्रोल्ड द इन्फ्लेशन रेट। एंड कंज्यूमर्स सोवरेनिटी इन एन इकोनॉमी, consumer sovereignty is very essential, because if we expend our money for consume any goods and services, we have right to fulfill our desire, to fulfill our needs after consumption these goods. So this is also very essential there. Consumer sovereignty भी इसके बाद हुई कि हमने उपभोक्ता को सर्वोपरि रखा। A substantial increase in foreign exchange, foreign exchange जो है बहुत तेजी से बढ़ा भारत में, and it's a very positive sign for an economy. जब हम किसी देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देते हैं तो बच्चों ये उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक पहलू होता है। तो आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट increase rapidly. फ्लो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बच्चों इसके बाद बहुत तेजी से बढ़ा। बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आई, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं सैमसंग हो, सोनी हो, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत में, इनके उत्पाद मिल जाते हैं, बड़े आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो ये सब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हुआ कि हमने दरवाजे पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए खोल दिए। तो रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर्स, इसके बाद क्या हुआ, भारत को एक पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी उठती हुई बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में पहचान मिली। आफ्टर अडॉप्टिंग द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कम्पिटिटिव मार्केट, और अब हम चेंज हो गए मोनोपोली मार्केट से कम्पिटिटिव मार्केट, बिकॉज वी हैव कंपटीशन अबाउट विद द फॉरेन कंट्री, विद द मल्टीनेशनल कंपनीज। तो बच्चों ये इसकी मेरिट्स थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, बट देयर आर सम डिमेरिट्स ऑल्सो। देखिए नंबर 1 डिमेरिट्स इज नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर को कहीं ना कहीं हमने पीछे छोड़ दिया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई बात नहीं की गई, जबकि हमारे देश में एग्रीकल्चर के साथ लगभग 75% लोग जुड़े हुए हैं, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस सेक्टर को हमने यहाँ पे नेग्लेक्ट किया। तो इसका कारण क्या हुआ कि वर्ल्ड के साथ हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पाए। अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, हमने पूरे प्रोसेस में अर्बन कॉन्सेंट्रेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया, रूरल को कम दिया। इससे बच्चों क्या फ़ायदा, इससे क्या नुकसान हुआ। हमारा देश तो एक गाँव का देश है, जहाँ पे 75% हमारी पॉपुलेशन गाँव में रहती है। तो वो जो सेक्टर था बुरी तरह से प्रभावित हुआ, हमारा रूरल एरिया प्रभावित हुआ। इकोनॉमिक कॉलोनाइज्म का मतलब होता है कि कुछ क्षेत्र को बढ़ावा देना, उसको आधिपत्य हो जाना। ये भी ऐसा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद देखा गया। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिला। इसके बाद उपभोक्तावाद मतलब सेविंग हमारी कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हो गया और हम कंजप्शन की तरफ ज़्यादा चले गए, विच इज़ अ नेगेटिव साइन। लॉपसिडेड ग्रोथ प्रोसेस, लॉपसिडेड ग्रोथ प्रोसेस का मतलब होता है जब हम इकोनॉमी में सिर्फ एक सेक्टर की तरफ ध्यान दें और अदर सेक्टर की तरफ ध्यान ना दें। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर
सेक्टर की तरफ ध्यान दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी स्पेशली बहुत लिमिटेड सेक्टर की तरफ ध्यान दिया, बाकी सेक्टर की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। इट्स अ ड्रॉबैक ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कल्चरल इरोजन्स भी हुआ, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। आफ्टर अडोप्टिंग द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कल्चरल इरोजन्स रैपिडली इंक्रीज एंड दिस इज नॉट गुड साइन फॉर अ कंट्री। सो विच वे टू गो? अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इज ए वेरी बिग इशू फॉर द कंट्री, बट हाउ कैन वी enhance our growth and development of our country? So we do not surrender to big players in the market. We should be survive in the market by competitive these MNCs, by perfection of our goods. We can survive in the market, so we cannot surrender to a big player in the market. Next one is that government should be try to be increase the FDI in the infrastructure sector, not for this KFC and Domino's sectors that we are increasing these type of sectors, but the government should be try to be increase the infrastructure sector of an economy by the FDI. By this way we can develop our country in a proper way. So these are the merits and demerits of this new economic policy. So now I concluded these chapters, and in future we will meet again and discuss about the other chapters of this Indian economic development. So have a great day. Thank you very much. Be safe, be healthy.